इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है। पार्लियामेंट केंद्र सरकार का विधायी अंग है या लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। इंडियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। आज हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा, जिसे हम 1954 से पहले हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते थे, 1954 में इसका नाम बदलकर हिंदी नाम लोकसभा कर दिया गया। इसे लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा के कंपोजिशन या संरचना की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 लोकसभा के कंपोजिशन से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा के लिए सीटों की अधिकतम संख्या 552 सीमित है, जिसमें 530 सीट्स स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, 20 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए और 2 सीट्स एंग्लो इंडियन, जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। वर्तमान की बात करें तो एट प्रेजेंट लोकसभा में 545 सीट्स हैं, जिसमें 524 सीट्स स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, 19 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए और 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व्ड हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 331 एंग्लो इंडियन की 2 सीट्स के रिजर्वेशन से संबंधित है, जिसे 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के द्वारा खत्म कर दिया गया। एट प्रेजेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस के लिए सीट रिजर्व नहीं है। अब हम जानते हैं लोकसभा में इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। लोकसभा चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित है, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी भारतीय नागरिक अपनी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। इसमें राज्य को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज या ज्योग्राफिकल निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, जिसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। लोकसभा की इलेक्शन प्रोसेस या वोटिंग राज्यसभा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से अलग है। इसमें वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से नहीं बल्कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से होती है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी वोटर्स या 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट देते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा या मेजॉरिटी में वोट मिलते हैं वो निर्वाचित डिक्लेयर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी या ज्योग्राफिकल एरिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके कारण इसे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहा जाता है। इस सिंपल मेजॉरिटी वाले रिप्रेजेंटेशन के कारण ये पूरे इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि इसमें स्मॉल ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। जो पार्टी लोकसभा में सबसे ज़्यादा या मेजॉरिटी में सीट सिक्योर करती है यानी 272 सीट सिक्योर करती है, वो केंद्र में सरकार बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा का ड्यूरेशन या कार्यकाल राज्यसभा से अलग है, यानी लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है। इसका कार्यकाल जनरल इलेक्शन के बाद इसकी पहली मीटिंग से 5 साल का होता है, जिसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व या विघटित हो जाती है। फिर नए इलेक्शन होने के बाद नई लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसे डिसॉल्व या विघटित कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी 5 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस टेन्योर को पार्लियामेंट एक बार में 1 साल के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम बढ़ा सकती है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं। उसे इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, उसने अपनी 25 ईयर की एज को कंप्लीट कर लिया हो और उसे इस पद के लिए ओथ एंड अफर्मेशन लेना होगा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी उसे एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और अगर कोई व्यक्ति SC/ST कम्युनिटीज़ की रिजर्व सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो उसे इन कम्युनिटीज़ का। अब जानते हैं लोकसभा के पावर्स एंड फंक्शन के बारे में। लोकसभा को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड इलेक्टोरल पावर्स प्राप्त हैं। इसकी विधायी या लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो किसी बिल को अधिनियम या एक्ट बनने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस से गुजरना पड़ता है।
सबसे पहले किसी बिल को राज्यसभा में पेश करने से पहले लोकसभा में पास किया जाता है। यदि राज्यसभा किसी बिल को रिजेक्ट कर देती है तो ये लोकसभा के प्रति नाराजगी है। रिकंसिडरेशन के बाद भी यदि राज्यसभा चेंजेस से सेटिस्फाई नहीं होती तो बिल डेडलॉक की स्थिति में आ जाता है, और ऐसे सिनेरियो में जहां 6 महीने तक डेडलॉक अनरिजॉल्व रहता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के अनुसार प्रेसिडेंट को लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार है। इसके कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 73 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहती हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती हैं लोकसभा के। प्राइम मिनिस्टर उस पॉलिटिकल पार्टी से चुना जाता है जो पार्टी लोकसभा में बहुमत प्राप्त करती है। लोकसभा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करके मिनिस्ट्री को हटा सकती है। इसकी वित्तीय या फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो लोकसभा को कई फाइनेंशियल पावर्स प्राप्त हैं, जिसमें आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग मनी बिल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर के पास मनी बिल पर डिसीजन लेने की शक्ति होती है। लोकसभा की सहमति के बिना गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज लागू नहीं की जा सकती। इसकी न्यायिक या जुडिशियल पावर्स की बात करें तो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट या महाभियोग की कार्यवाही जो है वो राज्यसभा या लोकसभा में की जा सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 124 के तहत पार्लियामेंट के दोनों हाउस मिलकर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटाने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। चुनावी कार्य या इलेक्टोरल फंक्शंस की बात करें तो लोकसभा मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 66 के अनुसार दोनों हाउस के सदस्य जो रहते हैं वो सामूहिक रूप से एक इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि लोकसभा का कंपोजिशन क्या होता है, इसके इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, इसके अलावा जो मेंबर्स का क्वालिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी और इसके पावर्स एंड फंक्शन के बारे में हमने जाना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।